अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। अगस्त का महीना आज़ादी का महीना, यकीनन 1 अगस्त से ही आप देखते हैं कि हमारा सबसे लाली परचम आपको हर जगह जगह आया नज़र आता है और अल्लाह ताला हमेशा इसको इसी तरह बुलंद रखे। लेकिन ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हमारे पुरखों ने कितनी जद्दोजहद के बाद इसको हासिल किया और उसके बाद भी हमारे शहरियों की, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की, हमारी मुसल्लह अफवाज की इसके अंदर काविशें और कुर्बानियाँ रही हैं कि आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मज़लूम अवाम कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो उनका इस्तेसाल आज भी जारी है और इसी वजह से 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करते हुए यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि आज भी कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और यकीनन उनसे इजहार यकजहती करते हुए पार्लियामेंट हाउस से लेकर डी चौक तक रैली निकाली जाएगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारर साहब और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह इस रैली की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरी भी यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि इस अहम दिन की मुनासबत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भी अहम बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर का हल हमारी खारजा पॉलिसी का अहम तरीन सुतून है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के वो अक्सर मुस्तरद करते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब का यौम इस्तेसाल के हवाले से ये पैगाम है कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की। यौम इस्तेसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है और आज जो पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान की जगह है तो यकीनन एक सफारती हमारी जो पूरी हिकमत अमली है, जैसे कहा गया कि हमारी खारजा पॉलिसी में भी इसकी बड़ी कलीदी हैसियत है। आज के पाकिस्तान में ये कितना रेलिवेंट है? 2019 से लेके आज तक पाकिस्तान क्या इसको एक मौसर तरीके से उठा पाया है? आइए इस सवाल के हल की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के पाकिस्तानी नौजवान और जम्मू एंड कश्मीर के नौजवान इस हवाले से क्या सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब मौजूद तमाम मुसल्लह अफवाज ने और यकीनन सिपहसालार आज़म फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने भी इसके हवाले से बयानात दिए हैं और कहा है कि तमाम मुसल्लह अफवाज साथ खड़ी हैं कश्मीरी निहत्ते मज़लूम बहनों और भाइयों के साथ। क्या कहेंगे कि किस तरह इस मामले को सफारती तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे उठाया जाए और आगे लेकर चला जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा मुझे इनवाइट करने का और आपके व्यूअर्स को भी ये दिन, ये सॉलिडारिटी का दिन ऑब्वियसली इसी तरह मनाने की डिटर्मिनेशन जो है पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की, ये अप्रिशिएबल है। लेकिन आप मुझे 1 मिनट देंगी तो मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता चलूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आजकल पूरी लेक्चर्स वॉर के सिलसिले में पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान की जंग हुई थी कनाडा और अमेरिका में हूँ आजकल। यहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद पर लोगों से मिलता हूँ, टॉक्स करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी सिख कम्युनिटी भी है और सिर्फ जो भी सेन यहाँ सोच है वो ये सोचने पर मजबूर है कि ये जो डिज़ाइन है हिंदुस्तान का, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये फ्यूचरिस्टिक है और वो अल्टीमेटली वो काबिज होना चाहते हैं। और आपके व्यूअर्स को मैं बड़ी क्विकली बताता चलूँ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए थे तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी हिंदुस्तान में, जहाँ पे ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं था। सारी प्रिंसली स्टेट्स का फैसला हो गया अहमदाबाद आबादी की बुनियाद पर हिंदुस्तान निज़ाम हुआ, जोग्राफिकली भी। फिर जूनागढ़ था, वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की थी उस वक्त, और लेकिन उनका रूलर मुसलमान था, वो भी उसी फार्मूले के तहत कि जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी वो पाकिस्तान में आएंगे और जहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा होगी वो हिंदुस्तान में जाएंगे। वो भी चला गया हिंदुस्तान के साथ, सिर्फ कश्मीर रह गया। कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी लेकिन इसका रहनुमा हिंदू था। उस फार्मूले के तहत जिस पर 564 प्रिंसली स्टेट्स डिवाइड की गई, सिर्फ एक वाहिद यही एक प्रिंसली स्टेट थी जिसका फैसला नाजायज तरीके से किया गया या यानी कब्जा करके किया गया। पहली तो मैं सिर्फ इसलिए क्लियर किया है कि हमारा एथिकल राइट है, पहले हम खुद कन्विंस होंगे तब दुनिया कन्विंस होगी। मैंने यहाँ कई दफा लोगों से बात की है और यकीन करें बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कश्मीर पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं एक टॉक के अंदर एक सेनेटर थे यूएस के मौजूद थे मेरे टॉक्स में, वो कहने लगे मुझे पहली दफा समझ आई है क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बात हुई थी तो उनको समझ आई कि हम क्यों कंटेस्ट करते हैं।
खालिद साहब, आपकी बात इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन मैं प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मायनाज दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब की गुफ्तगू या ये जो वो बात कह रहे हैं उसको मुकम्मल करके मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी खालिद साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो रिवोक किया गया है आर्टिकल 370, ये बुनियादी तौर पर ये ब्रीच ऑफ अंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट है हिंदुस्तान की हुकूमत का, जो कश्मीरियों से उन्होंने कमिट किया था 1947-48 में, और जिसमें उनसे वादा किया गया था कि बुनियादी कानून, डिफेंस, कम्युनिकेशन और करेंसी के अलावा सारे हुकूक जो हैं वो कश्मीरी लोगों को दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये भी ममनू था कि कोई भी इंडियन आकर यहाँ पे ऑक्युपाई करके या जगह खरीद करके या मालकियत मुझे लगता है कि एक अपनी तरफ से बोल्ड लीडरशिप का पर्सपेक्टिव देने की मोदी सरकार ने कोशिश की। ये वो वादे हैं जो देरीना तौर पे पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं, भारत में बीजेपी करती आई है। पहले राम मंदिर का मामला, फिर उसके बाद इस स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने की बात। हारिस साहब, लेकिन इस वक्त ये जो अभी मिस एडवेंचर मोदी साहब ने पाकिस्तान के साथ भी किया है कॉन्फ्लिक्ट में आकर, और फिर सीज़ फायर को लेकर जिस तरह के आवाज़ें और जिस तरह के सवालात उनकी अपनी पार्लियामान में उठ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ख़ास तौर पे अगर हम ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं तो उन पे ये कहा जा रहा है, मोदी सरकार इसको डिसमिस करते हुए कहना चाह रही है कि ये वही बातें हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया करता है। आप पाकिस्तान के बयानात को इंडियन पार्लियामान में लेकर आ गए हैं, लेकिन क्या हल निकलेगा इन सवालों का? क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार सीम्स टू बी इन अ सूप। आई वुड लाइक यू टू बिगिन विद दैट प्लीज। देखिए, सीधा बात यह है कि इस वक्त इंडिया ऑनेस्टली इन डिफिकल्ट सिचुएशन है, और नरेंद्र मोदी और इनका जो चार का टोला है वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया, जो एक दफ़ा इन्होंने सप्रेस किया हुआ था, फिर जब से इन्होंने 370 और 35A को रिवोक किया, और ये आज छठा साल चल रहा है जिस तरीके से इन्होंने किया इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और डेमोग्राफिक चेंजेस जो जिस तरीके से कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, और जो कि ये कर नहीं सकते। और ये नरेंद्र नेहरू, आपको याद है, ये खुद रोता पीटता भागा था नेशन में, खुदा के लिए ये हम एक्सेप्ट करते हैं प्लेबिसाइट, हम मानते हैं खुदा दिया, लेकिन अभी जो पाकिस्तान कब्जा कर रहे हैं, बचाएं हमें, और जाके कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया की मार लगाई है, और जिस तरीके से इंडिया दुनिया में इस वक्त मुँह काला हुआ है, कश्मीरी ये मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का हौसला बहुत बुलंद होता है। दे नेवर रियलाइज कि पाकिस्तान की फ़ौज इतनी मजबूत और इतने अच्छे तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक देगी। इसलिए उनका हौसला जो बड़ा है, इससे मुझे लगता है कि अनकरीब आप देखेंगे कि दोबारा आज़ादी की मूवमेंट स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ दे हैव रियलाइज्ड कि इंडियन फौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, इनकी कमांड अनइंस्पायरिंग है, कमज़ोर है, ये सिर्फ नाते लोगों को मार सकते हैं जी। इसलिए वो अब ये जो ऑपरेशन महादेव, बड़ी अहम बात यह है कि इंटरनली बहुत सारे सवालात उठे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पहलगाम वाक़े की तरफ देखते हैं जो कि वादी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। खालिद साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि पूरे भारत से इसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं। लोगों ने जो हुकूमती नैरेटिव है उसको रद्द किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि पहलगाम वाक़े के तकरीबन 12 से 48 घंटे के बीच में आपने तमाम शवाहिद जमा कर लिए कि ये कार्रवाई पाकिस्तान से की गई, उसके बाद आपने धावा बोला, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी मुंह की खाई, और उसके बाद सीज़ फायर की तरफ जाने लगे। आप बताइएगा कि भारत में और बिलखुसूस जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम वाक़े और उसके बाद होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या सेंटिमेंट है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, टोटली वो इस वक्त घरे बैठे जो जुल्म बर्बाद कर रहे हैं, घर तबाह कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती ये जो है इजराइल के नेतन्याहू इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ पर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो यही डरे में कि दोबारा एक आज़ादी की जो बुरहान वानी ने 2016 में एक नई रूह फूंकी थी आज़ादी की, कहीं ये दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। ऑपरेशन ये जो अभी नया शुरू किया है महादेव, ये भी इसी के कड़ी है कि ये दोबारा चाहते हैं, वो मार रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। साथ ही साथ देखें, एक दुनिया ने इंडिया इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसलिए कि दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि इंडिया एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और इनमेच्योर न्यूक्लियर रियासत है, जो कि एक छोटी सी बात को खुद स्टेज ड्रामा करके, बहाना बना के, झूठ बोल के
और उसके बाद एक न्यूक्लियर स्टेट पे इतनी बात के ऊपर अगर अटैक करके इसकी लड़ाई को फैला सकती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। Sir, this is very interesting. I would like to take Khalid साहब's perspective on this as well. Khalid साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि India is isolated and losing on diplomatic and other fronts? देखिए सिद्रा, बहुत तकरीबन 70 साल तक हिंदुस्तान ने ये ऑलमोस्ट यूनिलैटरल किस्म की एक एंजॉय की है प्रिविलेज के। जो हिंदुस्तान कहता था वो पूरी दुनिया मानती थी कि शायद उस वक्त सोर्सेज नहीं थे, न्यूट्रल मीडिया नहीं था, डिजिटल इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखिए कितनी देर तक आप ऐसा कर सकते हैं, दुनिया को आप थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। और लीडरशिप की आपने शुरू में खुद ही कहा कि इज लूजिंग, जो अपनी पॉपुलैरिटी वो लूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लीडरशिप की जो पहली सीढ़ी होती है उसकी आपकी इंटेग्रिटी नंबर 1 होती है। yes. अगर किसी लीडर में इंटेग्रिटी नहीं है तो ऑब्वियसली उसका बेसलाइन ही नहीं बनती। अभी देख लीजिए, मई में उन्होंने एडवेंचर, ये मैसेज एडवेंचर करने की कोशिश की है, आज तक वो ऑलमोस्ट म्यूट प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और उनके पहले वाले बयान उठा लें और वो रोजाना या दूसरे दिन ये बयान देते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव करीब भी हासिल नहीं हो सके बल्कि उनको उल्टा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो बोल्ड होना एक चीज होती है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू बी लॉजिकल एंड आपका जो बेसलाइन होता है वो सच्चाई पर मबनी होता है। यहाँ पे कनाडा, अमेरिका में जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन कोई भी न्यूट्रल लोग होते हैं, वो वाकई हैरान है कि वो जमाना गया जब पूरी दुनिया ऑलमोस्ट उनकी रेलेवेंस समझ के उनके साथ डील भी करती थी, उनकी बात पर एतबार भी करती थी। अब लोग सेन ज्यादा हैं, लोग प्रूफ मांगते हैं, लोग लॉजिकल हैं। और खास तौर पे जो हमने स्टैंड लिया था कि हम इंक्वायरी पहलगाम की भी करवाने को तैयार हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं, अब दुनिया वही सबूत जानना चाहती है। और आइसोलेशन हिंदुस्तान की बाय डिफॉल्ट हो रही है, आपने नोट किया होगा। अब अंदर से आवाजें उठ रही हैं, न्यूट्रल कोई भी मीडिया उठा ले, पॉलिटिशियंस उठा ले, सो मच सो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतनी दफा कह चुके हैं कि ये सीज़फायर कराए, लेकिन आपके हिंदुस्तान के लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे एग्जिट स्ट्रेटजी हमें एज अ फाइटर पायलट सिखाई जाती थी कि आपको जब डेंजरस सिचुएशन में फंस जाएं तो निकलना भी सिखाया जाता था। ये तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी इंडियन गवर्नमेंट और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर कि आप एक सेफ एग्जिट प्लान कर लें, इससे पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप आपको कहें कि किसने सारी एडवेंचर की थी, कौन सीज फायर के लिए आया था, तो और क्रेडिबिलिटी ना लूज हो जाए। मोदी का तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल करियर दांव पर लगा हुआ है, बिकॉज इतने ज्यादा कॉर्नर कर दिया ऑपोजिशन ने, आपने देखा होगा, और आइसोलेशन है। और यहाँ पे मैं स्पेशली सिख कम्युनिटी से मिलता हूँ, वो थोड़ी बहुत जो सिंपैथी हिंदुस्तान की लीडरशिप की तरफ थी भी वो लूज कर चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू पॉइंटेड इट आउट। हारिस साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, और इसमें जितने एक सॉफ्टर साइड कल्चरल डिप्लोमेसी का हो सकता है, अभी हमने हाल ही में देखा क्रिकेट के हवाले से, शायद आफरीदी साहब अगर मौजूद हैं तो इंडियन टीम वॉकआउट करती है। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रेशर द बक्स हैव बिल्ड अप, यानी वहाँ पे मौजूद हर शख्स अपने आप को यरगमाल एक तरह से समझता है इस थॉट प्रोसेस का, इस नैरेटिव का, और अगर वो पाकिस्तान के साथ किसी भी महाज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्ट करता है तो उस पर देशद्रोही होने का या एंटी नेशनल होने का लेबल लगा दिया जाता है। मुझे ये बताइए, एक और अभी रिसेंटली हमने पॉपुलर कल्चर में देखा दिलजीत दोसांझ, हु इज सीन टू बी अ ग्लोबल स्टार बट ऑफ कोर्स हेल्स फ्रॉम इंडियन पंजाब, रिजाइड्स इन कनाडा। उनकी मूवी को पाकिस्तान में रिलीज किया गया बिकॉज देयर वाज अ कोलैबोरेशन एंड देयर वाज अ पाकिस्तानीज एक्टर इन द स्टारिंग इन द मूवी। इंडिया में रिलीज नहीं करने दिया। ये नफरतों को इस हद तक बढ़ा रहे हैं। व्हाट्स द सेंटिमेंट इन इंडियन पंजाब राइट नाउ? देखिए, उनको पता है कि इंडियन पंजाब में कितने लोग खिलाफ हैं, कितने सिख खिलाफ हैं इनके, किस जगह से खालिस्तान मूवमेंट हो रही है। आपको नजर आ रहा है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या इनके चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है। ये जो एक अपर क्लास लोग बना के लेके चल रहे हैं, इंडिया का जो एक तशख़्ख़ुस था बिल्कुल वो उन्होंने मसक करके रख दिया। तो एक सॉफ्ट इमेज था, ये वो बात करते, सेकुलरिज्म की बात करते, सेकुलर की बात करते थे। सेकंड, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो नाराज हैं, उसने 30 दफा इनके मुंह पे जूता मारा है कि मैंने सुलह कराई है, मैंने चीज पर कराई है। हमने काउंटर लगा दिया था सर, हमने काउंटर लगा दिया था कि इतनी दफा वो बोलते थे, हम गिन गिन के मोदी साहब को बता रहे थे कि देखें जी ये इन्होंने इतनी दफा कह दिया, आप एक ही दफा तरदीद कर दीजिए। वो इतने नाराज हैं। देखिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वो ये तो नहीं कह सकते कि तुम झूठ बोल रही, मोदी इज टेलिंग अ लाई। सो वो जूते मार रहे। सेकंड, उसने क्या कहा, अल्टीमेटली क्या गुस्से में कहा 5 जहाज दे रहे हैं, ये भी कह दिया। थर्ड, उसने गुस्से में क्या किया, उन्होंने टैरिफ लगा दिए 25%। अब उन्होंने कहा ये यूक्रेन तेल ले रहे हैं, रिफाइन करते हैं और मार्केट में महंगा बेचते हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये इससे वेपन एम्यूनिशन रशिया खरीद के जो बना रहा है और यूक्रेन का बहुत नुकसान कर रहा है। सो हम इसके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। ये कभी पहले हुआ था
और पाकिस्तान को जिस तरीके से पिछराई मिल रही है, हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरीके से वहाँ पर बुलाया गया, अनप्रेसिडेंटेड के एक मिलिट्री सिपह सलाहत को व्हाइट हाउस में विदाउट पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाए, वहाँ पे इतना बड़ा बुला के इज्जत अफजाई की जाए, और उसके बाद पाकिस्तान में टेरर भी काम किए जाए, पाकिस्तान माइन एंड मिनरल्स के लिए वो कहें, उसके बाद ये ऑयल के लिए आप कहें कि हम आपको पूरे एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनीज दे रहे हैं, और इंडिया शायद अल्टीमेटली खरीदना शुरू कर दे। इससे ज़्यादा इंडिया के मुंह पे क्या वो तमाचा मारेगा। वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। आप दोनों हजरात ने इस तरफ इशारा किया कि मोदी साहब का अपना पॉलिटिकल करियर इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि दिस इज़ पेविंग द वे फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू बी लेड बाय कांग्रेस, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम राहुल गांधी को या कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखते हैं तो उसके बाद क्या होगा? जिस नहज पे मोदी साहब इन मामलात को लेकर आ गए हैं, will we see some kind of a flexibility in their foreign relations, foreign policy, this stance on Kashmir and other issues? आपको लगता है कि कुछ लचक के लिए उन्होंने कोई रूम भी छोड़ा है, या इस पॉइंट तक टेम्परेचर को बढ़ा दिया है कि अब आने वाले हर शख्स को इसी लाइन को टो करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा मोदी का जो प्रॉब्लम रहा है वो रहा है मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मेरी नजर में जी वो मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये है कि वो समझते हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, हमारे ट्रेड दुनिया के साथ बहुत ज्यादा है और हम रिलेवेंट है, इसका मतलब है कि हम हर चीज में जो कर गुजरेंगे दुनिया हमारा साथ देगी। ये कोई सोमो रेसलर की तरह नहीं है कि आप हैवी हैं, आपका स्टेमिना ज्यादा है, आपकी ताकत ज्यादा है तो आप बैडमिंटन भी अच्छा खेलेंगे, आप स्विमिंग भी अच्छा करेंगे, क्योंकि दैट्स कॉल्ड मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। जितना वो स्ट्रेच करके ले गए हैं टेम्परेचर को, आपने बिल्कुल ठीक कहा मोदी। कांग्रेस से मैं नहीं तवक्को करता कि ओवरनाइट को मिरेकल हो जाएगा, बिकॉज जब कांग्रेस की हुकूमत रही है तो मैं नौजवानी भी आता है जब फाइटर पायलट, तो कांग्रेस में ज़ाहिर इंदिरा गांधी थी, उनका भी कुछ चांस नहीं था। बहुत दफा हमने अलर्ट किया, बॉर्डर पर बड़ी पेट्रोलिंग किया, उसमें भी थ्रेट हुआ करता था कि शायद आज हमला हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर अगर ये सिर्फ जो उन्होंने हीट बढ़ाई है इसको नॉर्मलाइज भी कर दे तो वो भी पाकिस्तान के हक में। उन्होंने तो इतनी अनफेवर हाइप क्रिएट कर दी हुई है, लोगों के ज़हन में एक एक्सपेक्टेशन पैदा कर दी हुई है, गलत मीडिया का यूज करके एक वॉर मॉन्गरिंग का एक माहौल पैदा कर लिया हुआ है, रिवेंजफुल सारे लोगों को करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 1.4 बिलियन लोग जो है वो जंग चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑब्वियसली पीस लविंग है। लेकिन हॉस्टेज बनाए हुए, जैसे आपने कहा, वो जो बुली किया जाता है हर जगह। यहाँ पे सिखों से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं जी यहाँ पे हमारे लोगों को थ्रेट है जस्ट बिकॉज हम मोदी की लाइन तो नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग खुलकर बोलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये डिल्यूजन में है इस वक्त। डिल्यूजन वही एक फिनोमेना होता है अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट के, जिसके अंदर जो शख्स जिसको डिल्यूजन होती है उसके अंदर सब राइटनेस भी होती है। वो कहता है मैं जो समझ रहा हूँ वही है, जो मेरा ख्याल है वो यही है, और मेरी जो ओपिनियन है वही सबसे सही है। तो यही मेरा ख्याल ले डूबेगी। कांग्रेस से मैं कोई मोजज़ा तवक्को नहीं करता, बट मैं ये कम अज कम ये जरूर तक करता हूँ कि टेम्परेचर नॉर्मल आ जाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक यहाँ एरिया के लिए ओवरऑल दोनों खित्ते दोनों मुल्कों के लिए 1.7 बिलियन लोगों के लिए एक सेंस ऑफ रिलीफ होगी। एंड आई थिंक टेबल पे आना एक मजबूरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे, हिंदुस्तान का अपना ट्रेड $155 बिलियन है एनुअल, पाकिस्तान के 10-11 बिलियन के मुकाबले। तो मेरा ख्याल है जिस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जरा और ट्विस्ट किया जिस दिन, तो मेरा ख्याल है शायद टेबल पर बिठाने में भी कामयाब हो जाए। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की अगर क़यादत को देखा जाए, यूथफुल क़यादत या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की ट्रू पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, किसको उभरते हुए चेहरे के तौर पे, उभरती हुई आवाज़ के तौर पे देख रहे हैं, जिसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम भी है, अवामी ताकत है, और जब उनको मौका मिला तो बाजी उनकी वजह से पलट सकती है? आप किसको पिन पॉइंट करेंगे इसके लिए? देखिए सिद्रा, इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल तैयारी है और इसीलिए ऑपरेशन महादेव इन्होंने स्टार्ट किया है प्रेम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी बॉयल कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से वहाँ पर ये लोगों के घर में स्पार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों वो लोगों को बिहार जेल में, सोनचो जेलों में उठा के ले गए नौजवानों को। क्या उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन ये पूरे कश्मीर की, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ वन पर्सन, द होल ऑफ कश्मीर इज बर्निंग एंड दे आर गोइंग टू ऑल, एक फटने की बात है, वो अब निकलेंगे तैयार देर। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट और डेवलप ज़्यादा हो गया। सेकंड ये है कि इसके साथ ही साथ इस वक्त जो हालात हुए, इंडिया टोटल आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान हैज बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर, जो फर्स्ट टाइम है कि ईरान ने भी इंडिया को निकाल दिया, बांग्लादेश ने किक आउट कर दिया, और इस रीजन में कौन है?
no one else. And I feel that this should be more of a wake-up call for India and for मोदी सरकार, बिकॉज देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आज के सिनेरियो में, मैं कल ही देख रही थी कि कॉमनवेल्थ ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि 3 चीज़ें हैं जिसमें स्टेबिलिटी चाहिए, आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लाइमेट इज़ इम्पोजिंग सच अ बिग प्रेशर ऑन सच वल्नरेबल इकोनॉमीज़. इंडिया, पाकिस्तान, दीज आर बिग पॉपुलस मुल्क, यानी जब बड़े मुल्क हैं तो इनकी क़यादत को भी बड़ेपन का इजहार करना पड़ेगा. साथ मिलकर अवाम उन्नास की खिदमत करनी चाहिए और उनके मसाइल को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहें. दिस रीजन हैज़ बिन हॉस्टेज टू प्रॉब्लम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और अब मेरे ख्याल में इंडिया की वो जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, डिल्यूजन है, उसको बड़ा ज़बरदस्त रियलिटी चेक मिला है. बट आर दे गोइंग टू यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर ह्यूमैनिटी? दैट इज़ येट टू बी सीन. यानी एक ऐसा मुल्क जो तरक्की की राह पे बढ़ना चाहता है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में अपने आप को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहना चाहता है, वो क्यों प्राचीन भारत में आज भी फंसा हुआ है? वो क्यों गड़े मुर्दे, लाइक लिटरली दिस द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशंस पीपल शुड बी हैविंग कि जी फलानी मस्जिद जो थी उसके बेसिस पे एक्चुअली वो एक मंदिर था और उसको गिरा कर तामीर किया गया. पूरे भारत को इस तरह की थॉट्स के साथ उन्होंने हॉस्टेज लिया हुआ है. दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, दे आर सॉर्ट ऑफ गोइंग बैक इन सेंचुरीज. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब एंड हारिस साहब फॉर बीइंग हियर विद अस फॉर दिस एनालिसिस. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. एक दफ़ा फिर कहना चाहेंगे 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल, यानी 2019 में हमने देखा कि स्पेशल स्टेटस भी रिवोक हुआ और उसके बाद बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली करते हुए पाबंदियाँ लगाई गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, जिसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान का हर शहरी, हमारी अफवाज भरपूर एहतजाज करते हैं. एंड वी स्टैंड विद आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.